हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का जो आपका सब्जेक्ट साइंस है। ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र है जो आपका सेट 3 है। सेट 1 और सेट 2 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना दिए, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तब परावर्तन कोण का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। चलिए समझते हैं। सबसे मान लीजिए कोई समतल है, आइए आपका क्या है, इधर से आया है कोई किरण आया तो ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। इधर से टकराकर वापस लौट गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। बीच में क्या है, एक अभिलंब है। ठीक है, देखिए यदि अभिलंब है तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा, ये मेरा परावर्तन कोण है। ये एंगल आई और इधर एंगल आर हो जाता है। तो याद रखिएगा एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है ना बराबर। तो देखिए यदि आपतन कोण यहाँ पर क्या बोला है, ये आपका आपतन कोण हो जाएगा, ये हमारा परावर्तन कोण हो जाएगा। तो आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन बोलता है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होता है, 30 डिग्री होता है। जितना होगा उतना ही होगा। आगे देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पास जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कोई अवतल दर्पण बना लेते हैं, ये मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा, ये हमारा केंद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम कोई प्रकाश की किरण गुजारते हैं। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण आया, दर्पण से टकराकर फोकस से लौट गया। फिर यहाँ भी प्रकाश की किरण आया, दर्पण से टकराकर फोकस से लौट गया। तो इसका किस रिटर्न हो रहा है, फोकस में कट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उस बिंदु को हम कहते हैं, किसको कहते हैं, फोकस को कहते हैं। ठीक है ना, देखिए लिखा हुआ भी है, जो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। मतलब आर हमको कितना दिया, 54 दिया, हमको एफ निकालना है फोकस दूरी। एफ बराबर क्या होता है, या r/2 होता है। तो 54 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 27 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाए जिससे उसका समान आकार का और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखिएगा, जैसे हम आपको बताए थे, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मैंने केंद्र हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर किसी वस्तु को यदि आप रखिएगा ना तो क्या होगा, समान आकार का बनेगा इमेज, और समान आकार का बनेगा, और क्या होगा, उल्टा बनेगा। तो कहाँ पर रखने पर, केंद्र पर रखने। तो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या बोला, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो याद रखिएगा, गाड़ी के जो हेडलाइट है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुख्य पथ से विचलित हो जाता है तो उस घटना को क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई यहाँ पर है, अब प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ तक आया, और जैसे इस दूसरा माध्यम में पहुँचा तो ये सीधा ना जाके क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा हो गया, ऐसा कम मुड़ गया। तो इसको हम लोग कौन सा माध्यम बोलते हैं। जो प्रकाश की किरण देखिए आ रहा है एक माध्यम से, ये क्या है, एक माध्यम है, ये क्या है, दूसरा माध्यम अंदर जा रहा है। तो दूसरे माध्यम में जाने पर मुख्य पथ से विचलित हो जाता है। इसका मेन रास्ता का यहाँ पर, लेकिन कट के इधर आ गया तो विचलित हो जाता है। तो कौन सी घटना कहलाएगा, तो याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन घटना कहलाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो याद रखिएगा वायु में जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच में। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, कोई अवतल लेंस है, यहाँ पर देखिए आपका प्रकाशित केंद्र हो जाएगा, यहाँ पर F1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब देखिए आप वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। देखिए कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, मतलब प्रकाशित केंद्र यहाँ पर है और सेंटर हो जाएगा प्रकाशित केंद्र और F1 के बीच में। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। आगे देखते हैं 9, लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होगा, डायोप्टर होगा, जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
10 सेंटीमीटर ऊंचा किसी वस्तु का लेंस के सामने रखा गया तो 3 गुना प्रतिबिंब बनता है, तो उसका लेंस का आवर्धन क्या होगा? 3 गुना बनेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। 2 गुना बनेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। जितना गुना बनेगा उतना आंसर हो जाएगा। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा किसमें होता है? दृष्टिपटल बोलेंगे या तो रेटिना बोलेंगे। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस का दूर किया जाता है? तो याद रखिए निकट जब बोलेगा तो 3 अक्षर का तो क्या बोलेंगे? अवतल लेंस बोलेंगे, लेकिन दूर दृष्टि दोष बोलेगा तो क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक हो गया? आगे देखते हैं 13 क्वेश्चन। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? तो दूर बिंदु बोलेगा तो भैया अनंत बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चन निकट बिंदु बोलेगा तो क्या बोलते हैं? 25 सेंटीमीटर बोलते हैं। दिए गए किस जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है? तो हमें ऊर्जा किससे मिलती है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्वसन। श्वास लेंगे भैया तो ऊर्जा हम लोग को एनर्जी मिलेगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधीयता होने से बचने के लिए कौन सा गैस डालते हैं ताकि चिप्स का पैकेट खराब ना हो? तो नाइट्रोजन गैस हम लोग डालते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना, जैसे कोई भी चीज़ जंग लगता है तो ऑक्सीजन उसमें क्या होता है? अभिक्रिया होता है। तो जब कोई भी चीज़ अभिक्रिया से जुटता है तो क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन उसमें क्या होगा? जुटेगा। ऑक्सीजन क्या होगा? उसमें जुटेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन किस में जुट रहा है? तो बोलेंगे भैया कार्बन में देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है, CO हो रहा है, तो किसका उपचयन हो रहा है? यहाँ पर C का हो जाएगा, मतलब कार्बन का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उपचयन की जगह अपचयन बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है? अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है? याद रखिए अपचयन में ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन क्या होता है? ह्रास होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? कमी होता है। देखिए ZnO यहाँ पर है और यहाँ देखिए Zn हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो क्या? अपचयन हो रहा है। तो अपचयन पूछता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ZnO बोलेंगे, लेकिन उपचयन पूछा है तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे? आंसर कार्बन बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ भी Ag है और यहाँ भी Ag है और यहाँ भी आपका देखिए Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ पर NO3 है और यहाँ पर भी देखिए NO3, मतलब ये ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है। लोहा में यदि HCl यदि अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? FeCl2 बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर A हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। दिए गए पदार्थ में कौन रंग सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो भैया रंग सूचक की तरह जो व्यवहार कौन करता है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B लिटमस हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो याद रखिए हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 ½ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखिए, वही क्वेश्चन सेम पूछ दिया तो याद रखिएगा CaSO4 ½ यदि जिप्सम का पूछेगा तो क्या बोलेंगे? CaSO4 2H2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो याद रखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो क्या हो रहा है? H2O बन रहा है, मतलब क्या जुटने वाला है तो संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। खट्टे फल में कौन सा अम्ल होता है? कोई भी यदि खट्टा फल है उसमें कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। आप कमेंट करके जरूर बताएं ये लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? कमेंट करके आप हमको बताइएगा एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया करता है, तो इस विलयन का में क्या होगा? तो याद रखिएगा एसियल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कोई विलयन नीला लिटमस को लाल करता है। नीला को लाल कौन करेगा? अम्ल करेगा। अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। भैया 7 से कम कौन है? तो ये भी नहीं है, तो पूरा 7 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है 27 में। अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है? देखिए भोजन का पाचन करता है तो खाद्य रिक्तिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो अमाशय में जो है ना कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो पित्त करता है। निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C अमीबा में हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोला। मानव हृदय में कितना कोष्ठक होता है? तो याद रखिएगा 4। मछली के हृदय में हो पूछेगा तो 2 बोलिएगा। अब मान लिया सरीसृप बोलेगा तो इसमें कितना होता है? 3 होता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D पित्त करता है। उत्सर्जन तंत्र के क्रियात्मक इकाई क्या होता है? विकाणु होता है या तो नेफ्रॉन भी हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं होता है? कौन कार्य जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं होता है? तो याद रखिएगा जल का अवशोषण ये तो होता है, पौधों में ताप का नियमता ये भी होता है, जाइलम के जल की गति ये भी होता है, लेकिन जब भोजन का संवहन इसमें नहीं होता तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा, तो पपीता क्या हो जाएगा आपका एक लिंगी पौधा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। दिए गए चित्र में किस प्रकार का जनन को दर्शाया गया, तो याद रखिएगा मुकुलन को दर्शाया गया। लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, तो याद रखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग है। मादा फीमेल का पार्ट है तो क्या हो जाएगा आपका गर्भाशय हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमें जितनी भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसमें से अधिकांश सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अंततः सौर ऊर्जा उत्पन्न नहीं है, तो याद रखिएगा जिसको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नाभिक की ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, तो याद रखिएगा आपका सौर ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोयला, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।